पहले 5,000 टन अरहर दाल और आयात करेगा एमएमटीसी। दाल की कीमतों को स्थिर रखने की सरकार की कोशिश। मध्य प्रदेश सरकार ने खेती में बनाया नया रिकॉर्ड, करीब 20% की औसत खेती की तरक्की हासिल की। नई फसल बीमा योजना से फसल बीमा का कारोबार करीब 3 गुना होने की उम्मीद। अब तक 5,000 करोड़ रुपए का था फसल बीमा कारोबार। और कानपुर में मंडी होने के बाद भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है इसका फायदा, सीधे मिलों को उपज बेच रहे हैं किसान। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आज हम बताएंगे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खुले बाजार में क्यों गेहूं बेच रहा है। दाल की कीमतें फिलहाल स्थिर रहेंगी। कानपुर मंडी में किसानों को किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है, ये भी बताएंगे। साथ ही एनसीडीएक्स पाठशाला में भी नई जानकारी हासिल करेंगे। मंडी.com में सबसे पहले देख लेते हैं कि जरूरी कमोडिटीज के ताजा भाव इस हफ्ते क्या रहे हैं। कहां तेजी देखने को मिल रही है, कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर एनसीडीएक्स हाजिर भाव पर। हाजिर भाव हमने देखा, अब हम नजर डाल लेते हैं कमोडिटी इंडेक्स धान्या पर। धान्या इंडेक्स देश के सबसे बड़े एग्री कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स का बेंचमार्क इंडेक्स है। ठीक उसी तरह जैसे शेयर बाजार की नब्ज समझने के लिए हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं, ऐसे ही कमोडिटी बाजार की नब्ज समझने के लिए धान्या इंडेक्स देखा जा सकता है। 10 सबसे ज्यादा कारोबार वाली कमोडिटीज की औसत से धान्या इंडेक्स तय होता है। दाल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही 5,000 टन अरहर दाल के आयात का ऑर्डर दे दिया है और मध्य प्रदेश ने खेती के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। देख लेते हैं खेती किसानी की ऐसी ही कुछ खास खबरें। दाल की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने इस बार पहले से ही योजना तैयार कर रखी है। एमएमटीसी ने 5,000 टन अरहर दाल के आयात का ऑर्डर कर दिया है। ये अरहर दाल फरवरी अंत तक या मार्च तक देश में आ जाएगी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पिछले करीब 2 महीने में 50 लाख टन से ज्यादा गेहूं खुले बाजार में बेचा है। दिसंबर महीने से एफसीआई हर हफ्ते करीब 3 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेच रही है। ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत एफसीआई थोक विक्रेताओं को खुले बाजार में ये गेहूं बेच रहा है। एफसीआई जरूरी सीमा से ज्यादा गेहूं खुले बाजार में बेच रहा है। भारत में खेती के बीमा का कारोबार तेजी से बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह सरकार की ओर से घोषित ताजा नई खेती बीमा योजना है। खेती का बीमा करने का कुल कारोबार अभी तक 5,000 करोड़ रुपए का है। नई खेती बीमा योजना के बाद इसके 13,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद जताई जा रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार ने खेती में हासिल की गई उपलब्धियों को बताया है। गणतंत्र दिवस के भाषण में राज्यपाल रामनरेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का सबसे ज्यादा खेती की तरक्की करने वाला राज्य है। पिछले 4 सालों में मध्य प्रदेश ने 20% खेती की तरक्की की रफ्तार हासिल कर ली है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है।
आंध्र प्रदेश सरकार खेती को ज्यादा आकर्षक बनाने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि सरकार खेती का नया मॉडल विकसित कर रही है, जिसके तहत 25 से 30 नई किस्में तैयार की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश सरकार न्यू विजन ऑफ एग्रीकल्चर के तहत दुनिया की आधुनिक तकनीक और प्रयोग का इस्तेमाल खेती में करेगी। पिछले कुछ सालों में खेती में कर्ज मिलना आसान हुआ है, लेकिन अब भी देश के अलग अलग हिस्सों में कर्ज का असंतुलन बना हुआ है। पिछले साल 8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज किसानों को दिया गया, लेकिन दक्षिण भारत और उत्तर भारत के किसानों ने आधे से काफी ज्यादा कर्ज लिया है। उत्तर और दक्षिण भारत के किसानों को मिलाकर कुल बांटे गए कर्ज का 61% से ज्यादा रहा है, जबकि पूर्व और पश्चिम भारत के किसानों ने कुल मिलाकर 22% से कुछ ज्यादा ही कर्ज हासिल किया है। नाबार्ड की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इस साल भारत में कॉफी उत्पादन 25,000 टन बढ़ने की उम्मीद है। कॉफी बोर्ड के मुताबिक इस साल 3,80,000 टन से ज्यादा कॉफी उत्पादन की उम्मीद है, जिसमें 1 लाख टन कॉफी रोबस्टा और बाकी अरेबिका कॉफी होगी। इस साल भी दुनिया भर में कमोडिटीज की कीमतों में गिरावट जारी रहेगी। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर कमोडिटी की कीमतों में 80% तक की गिरावट हो सकती है। इसकी बड़ी वजह जरूरत से ज्यादा आवक और विकासशील देशों में तरक्की की रफ्तार में कमी होना है। इसकी वजह से मांग बहुत गिर गई है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर, जहां मंडी होने के बाद भी किसानों को मंडी का फायदा ठीक से नहीं मिल पा रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है मंडी.com में। इस शो के जरिए हम देश में बेहतर करने वाले किसानों की कहानी तो आपके सामने लाते ही हैं, मंडियों का हाल भी बताते हैं। और इसी कड़ी में जब हम कानपुर पहुंचे तो वहां का हाल कुछ अलग ही दिखा। किसानों को बेहतर भाव मिलने में सबसे बड़ी मदद शहर की मंडी से मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की मंडी तो है, फिर भी यहाँ के किसानों को इस मंडी का खास फायदा नहीं मिल रहा है। आखिर क्या वजह है कि किसान मंडी में नहीं जा रहा है? ये पता लगाने के लिए मंडी.com संवाददाता भुवन भास्कर पहुंचे कानपुर की नौबस्ता मंडी में। किसानों को उनकी उपज का बेहतर भाव दिलाने में किसी भी जगह की मंडी की अहम भूमिका होती है, लेकिन कानपुर के इस इलाके में किसान अपनी उपज को बेचने के लिए मंडी से ज्यादा निजी व्यापारियों और ट्रेडर्स पे भरोसा कर रहे हैं। कानपुर शहर से बाहर निकलते ही आप नौबस्ता मंडी से रूबरू होंगे, जिसके बारे में यहाँ के अधिकारियों का दावा है कि इससे उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व हासिल होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये मंडी न केवल प्राइमरी बल्कि सेकेंडरी स्रोतों के लिए भी सबसे बड़ी मंडी है। आसपास की छोटी छोटी कई मंडियों के अलावा बुंदेलखंड और कनाडा से आने वाली दालों का ये सबसे प्रमुख केंद्र है, और यहाँ तक कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से आने वाले बड़े बड़े कंसाइनमेंट भी यहाँ की आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इस मंडी में वो किसान नदारद हैं जिनके हितों की सुरक्षा के लिए ये पूरा तामझाम खड़ा किया गया है। मंडी है, गल्ला मंडी है, लेकिन यहाँ जो है कोई गल्ला मंडी जो है ले जाता है तो वो लोग बनाते लेते नहीं है, और लेते हैं तो बहुत जो है गांठी काटते हैं। अब भाव जो है 1,000 के 1100 का जो खोलत है, और इमें यहाँ जो है तमाम अर्दा करदा ओदी गीली सब काट के उसका जो है आधो कर दिया। और जो उन व्यापारी फिट है उनसे उनका माल खरीदते थे। मंडियों में किसानों के न जाने के जो कारण किसान और व्यापारी बताते हैं, इनमें कुछ बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं तो कुछ ऐसे गंभीर आरोप हैं जो आपराधिक भ्रष्टाचार के दायरे में आते हैं। लेकिन क्योंकि हम स्वतंत्र सूत्रों से इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर सके, इसलिए हम इसके मूल कारणों की जांच की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन पर छोड़ते हैं। अलबत्ता हम आपको वस्तु स्थिति से जरूर अवगत कराएंगे। मंडी न जा सकने के कारण इस इलाके के किसान अपनी धान और गेहूं की उपज निजी मिलों को बेचने के लिए मजबूर हैं। यहाँ उनके पास न मोल भाव की सहूलियत है और न ही बाजार के विकल्प की। तो है एक छोटा सा कारखाना यहाँ पे है, वो उसी में जा करके बेचते हैं, जो औने पौने दाम में बिकता है उसी से हम लोग काम गुजारा करते हैं।
मंडी नौबस्ता में है, वहाँ पर ले जाओ तो वो लोग जो कहते हैं गीला है, इसमें कचरा है, ये वो वापस कर देते हैं। तब हम लोगों को दोबारा खर्चा, उसका ट्रैक्टर का खर्चा देना पड़ता है। हमने जो है महीन वाला बोया था, और ये धान जो है बाजार में इसका चावल बहुत महंगा बिकता है, मगर जो है यहाँ मिल ले जाओ तो सबका एक ही रेट लगाते हैं, वही 10 साढ़े 10 और चावल इसका बिक रहा है इस समय 35-3600। इसलिए जो है लगा है कि वहाँ देंगे जाकर तो 10 साढ़े 10 में बिकेगा। अब इसको जो है हम ही जो है मिल ले जाके कुटाएंगे, फिर बाजार में जो है इसको यही प्राइवेट बाजार में इसको बेचेंगे चावल। जो लेवी गवर्नमेंट की है उससे मिल वालों की सेटिंग होती है, क्योंकि पर साल हमने जो है ना पेपरबाजी भी करवाई थी, तो जो है अंत में जो शुक्ला जी हैं यहाँ के ना अधिकारी, तो उन्होंने हाथ जोड़ के हमसे कहा भाई जो है हम लोग मिल से ही लेते हैं, मिली में आप जाके धान दो। तब से ना जो है मिल वहाँ पे गल्ला मंडी जाना ही बंद कर दिया। धान न आने की वजह है कि आसपास लोकल में 10-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर यहाँ लोकल मिलें लगी हैं, तो ज़्यादातर मिल पॉइंट में धान जाता है। यहाँ जो धान आता है तो अकाउंट पे चेक की वजह से कोई धान यहाँ न लाता है मंडी में, और कुछ दिक्कतें आती हैं। मंडी में भाव नहीं मिलेगा, किसान के यहाँ मिल में भाव उसको सही मिल जाता है। उसकी वजह है कि मंडी से जो मिलर ले जाएगा उसको भाड़ा लगेगा, आड़त लगेगी, तुलाई लगेगी, और वहाँ डायरेक्ट यदि किसान पहुँच गया तो उसका वो ले लेते हैं, उसको वो पेमेंट करते हैं। किसानों और मंडी के व्यापारियों की बात सुनने के बाद ये समझना और कठिन हो गया है कि आखिर मंडी में किसानों का नहीं पहुंचना उसका भला कर रहा है या बुरा। उस पर मिलों का दावा सुनने से तो यही लगने लगता है कि ये मिलें किसान के लिए उपज अच्छे भाव पर बिकने का भरोसा है। 25 से 30 किलोमीटर आसपास के एरिया के धान आते हैं, और यहाँ ज़्यादातर 3 वैरायटी के धान हैं। एक बोलते हैं उसको हाइब्रिड, और दूसरा होता है एक राधिका और सरबती। कम से कम 1450 रुपये रेट है कामन का। अब उसमें जैसे सरबती है तो और ऊपर हो जाती है, ज़्यादातर किसानों से हो जाता है। जब नहीं होता तो फिर मंडी से ट्रेडिंग होती है। कुल मिलाकर हमें यही लगा कि किसानों का कोई संगठन तो है नहीं कि वो अपनी उपज के अच्छे भाव के लिए सौदेबाजी कर सके। मंडी में कई अनियमितताएं हैं। ऐसे में वो मिल पर अपनी उपज बेचकर झंझट से बचना चाहते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि मंडी की नीलामी प्रक्रिया में शामिल न होने से किसानों को उपज का सही भाव पता नहीं चल पाता। ऐसे में किसानों के लिए मुनाफाखोरों और जालसाजों से बच पाना बड़ी चुनौती साबित होती है। अपना माल लेकर जाते हैं, उनको दिखाते हैं कि साहब हमारे पास ये माल है, देखिए, तो कौन भाव बताया उसी भाव में बेच देते हैं। तो सब तरह के माल का एक ही तरह का भाव नहीं, भाव अलग अलग है। मोटे पतले का अलग है और गीला उदे का अलग अलग हिसाब है। हाँ, लेकिन बाजार में क्या भाव मिल रहा है ये आपको पता होता है? ये नहीं मालूम हो पाता है। तो कैसे यहाँ भाव तय होता है? वो जो बता देते हैं? जो वो बताता है, पर समझ में आया तो देते, नहीं रख लेते हैं। जब कोई व्यापारी आया यहाँ पर भाव किया तब समझ पाते हैं कि भाव का ले रहा है, तब फिर उसको बाद में देते हैं। व्यापारी आता है तो कहता है कि इस भाव के लेंगे 1100 के, 1100 के मांग गया है सुबह, हमको नहीं देंगे तो कहता है नहीं दोगे धरे रखो। और मिल ले जाओ तो 1000 के लगाते हैं, और मंडी ले जाओ तो मंडी में लेते नहीं। मंडी में नगद भुगतान न होने से भी किसान मंडी में अपना माल बेचना नहीं चाहता। सरकारी चेक पर किसान का भरोसा अब तक नहीं बन पाया है। मेन कारण यही है कि किसानों को अपनी कृषि उपज का मूल्य किसी आवश्यकता के हिसाब से वो बेचता है, और यहाँ चेक मिल जाती है उसको, इसलिए यहाँ कम आते हैं। किसान ये चाहता है कि जो भी अपना माल ले जाएं, हमको वहाँ नगद पैसा भुगतान हो जाए, जिससे हम आगे का अपना कार्य कर सकें। इसलिए यहाँ अराइवल कम आ रही है। लेकिन चेक में क्या समस्या है? चेक में समस्याएं हैं कि चेक वो सोचते हैं हम बैंक में लगावेंगे, भुगतान कब होगा कब नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए किसान कम आते हैं कांटों पे माल लेके। इसलिए लोकल की मंडियों में वो अपना अवने पवने में माल वितरित कर देते हैं, वहाँ बिक्री कर लेते हैं। यदि ये सरकार इस ओर ध्यान दे दे कि कांटों पे उनको नगद भुगतान होने लगे तो किसानों का माल कांटों पे आने लगेगा। किसान इसी तरह की मुश्किलों में फंसकर अपनी उपज का बेहतर भाव नहीं हासिल कर पाता। धान और गेहूं का सरकार ने भले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है, लेकिन कानपुर की नौबस्ता मंडी में किसानों को ये मूल्य भी मिलने का भरोसा नहीं है।
जबकि किसान ये भी बताते हैं कि मंडी को सरकारी लक्ष्य पूरा करने के लिए आखिर में मिलों से धान खरीदना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मुनाफे का गणित कारोबारी के लिहाज से ही सही होगा। सरकार ने 67 किलो की रिकवरी जो तय कर रखी है, वो किसान से जो हम लोग धान मतलब देती है सरकार, उसमें 62-63 किलो चावल बैठता है। और इसके बाद उसमें टूटन भी होती है। टूटन में 25% गवर्नमेंट को चाहिए, उसमें 5-7 किलो तो कंडा मिल वाले निकल जाता है। उसमें सारा जो भी है मतलब कहने का मिल वाले को लॉस ही होता है। 5 किलो तो उसको अपने पास से देना पड़ जाता है। कानपुर की नौबस्ता मंडी किसानों के लिहाज से अपनी उपज का अच्छा भाव मिलने की जगह से ज्यादा परेशानियों का अड्डा है। कुछ एक किसानों ने तो ये तक बताया कि मंडी के उड़न दस्ते अक्सर मंडी से जा रहे किसानों की ट्रॉली जब्त कर लेते हैं, इस आरोप के साथ कि वे बिका हुआ माल लेकर वापस जा रहे हैं, जो कि APMC एक्ट के तहत कानूनन अवैध है। हालांकि इस बात को कैमरे पर बताने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। बहरहाल वस्तु स्थिति जो भी हो, इतना तो तय है कि कानपुर के इस क्षेत्र में किसान मंडी के फायदों से वंचित हैं और ऐसे में उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासनिक हस्तक्षेप जरूरी है। धान की कटाई के लिहाज से दिसंबर का महीना पीक सीजन माना जाता है, लेकिन एक प्रमुख धान क्षेत्र के बीच में स्थित कानपुर की ये नौबस्ता मंडी इस समय धान से खाली है। कारण ये है कि यहाँ का किसान अपने धान को इस मंडी में लाने के बजाय बाहर ही कहीं बेचना मुनासिब समझता है। मंडी अधिकारियों का कहना है कि किसान ऐसा अपनी सहूलियत के लिहाज से करता है, जबकि किसानों का ये कहना है कि मंडी की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि कानपुर का अन्नदाता अपना हक वंचित हो जाता है, अपने हक से उसका हक मारा जा रहा है और उसको अपनी धान के लिए सही कीमत नहीं मिल पा रही है। मंडी.com के लिए कानपुर के नौबस्ता मंडी से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे NCDX के सुरेश देवनानी। के बाद स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। आज NCDX पाठशाला में हमारी समझ बेहतर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं NCDX के बिजनेस डेवलपमेंट हेड सुरेश देवनानी। जैसे आप जानते हैं, भारत में वायदा व्यापार जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है। उसी तरीके से जो एक्सपायरी पे डिलीवरीज होती हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही ली जाती हैं या दी जाती हैं। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है उसको पहले फ़िज़िकल कमोडिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये समझने के लिए एक प्रोसेस मैं बताना चाहूँगा। जो भी किसान या आढ़तिये या कोई क्लाइंट है जो डिलीवरी देना चाहता है, वो पहले उस कमोडिटी को वेयर हाउस तक लेके आने का प्रबंध करता है। जैसे ही माल वेयर हाउस तक पहुँचता है, फैक्ट्री तक, गोडाउन तक पहुँचता है, उसमें से कुछ सैम्पल्स निकाले जाते हैं। ये सैम्पल्स जो हैं वो टेस्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, एसेइंग जिसको कहा जाता है हमारे टर्म्स में। तो ये एसेइंग के लिए भेजे जाते हैं। जैसे ही ये टेस्ट होके आते हैं और इनको पाया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हैं, तो इनका एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट जो है वो क्लाइंट को दिया जाता है। इसके लिए जो किसान है, जो आढ़तिया है, जो क्लाइंट है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खुलवाता है जिसमें कि इनको ये क्रेडिट दिया जाता है। जहाँ पे डिपॉजिट किया गया है वो बेसिस सेंटर न होते हुए एक एडिशनल बेसिस सेंटर है, तो इंटेंशन मार्क करना पड़ता है एक्सपायरी पे कि मैं इस गोडाउन से देना चाहता हूँ जो कि एक बेसिस सेंटर से हट के है। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से और एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शिक तरीके से डिलीवरी जो है वो की जाती है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। भारत में जो वायदा व्यापार का काम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। उसी तरीके से जो सेटलमेंट होती है, जो एक्सपायरी पे सेटलमेंट होती है कमोडिटीज़ की, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होती है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो फिज़िकल कमोडिटीज़ हैं, जिसको कि हम जानते हैं इतने सारी कमोडिटीज़ जो ट्रेड होती हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा।
अगर आप चाहते हैं किसी कमोडिटी में डिलीवरी देना, जैसे कि अगर आप जीरा में डिलीवरी देना चाहें, तो आप देखेंगे कि कौन से वेयर हाउसेज हैं। उनके बेसिस सेंटर जो है वो ऊंझा है, पर ऊंझा के अंदर भी काफ़ी वेयर हाउसेज होते हैं। तो आप अपने कन्वीनियंस, अपने आसानी के हिसाब से आप देखोगे कि कौन से वेयर हाउस में मैं जाके डिपॉजिट करूं। ये जानने के लिए आप जाओगे NCDX की वेबसाइट पे, जहाँ की पूरी लिस्ट दी जाती है कि कौन से वेयर हाउसेज एक्रीडेट करके रखे हुए हैं और उनके चार्जेस क्या हैं। ये जानने के बाद में आप माल वहाँ लेके जाते हो गाड़ियों में और वहाँ अनलोड करवाते हो। अनलोड करने के बाद में वहाँ से सैम्पलिंग की जाती है, कुछ सैम्पल्स निकाले जाते हैं जिनको कि टेस्ट किया जाता है। अब टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो पूरी ट्रेडिंग होती है, जो वायदे का व्यापार होता है, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस पे किया जाता है। बहुत ज़रूरी है कि जितना भी माल डिपॉजिट किया जा रहा है वो उन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हो, क्योंकि जो बायर आता है, जो ख़रीदार आता है, वो जब लेके जाएगा तो संतुष्ट होके ले जा सकता है कि एक्सचेंज से लिया हुआ माल कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से होगा। तो सेलर जब ये माल डिपॉजिट करता है और इसकी टेस्टिंग हो जाती है और पाया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से है, तो उसको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट का, और उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इस क्वांटिटी की एक क्रेडिट दी जाती है। तो ये बायर, जो सेलर आया है माल डिपॉजिट करने के लिए, उसके अकाउंट में ये क्रेडिट दिया जाता है, जिसमें कि पूरी डिटेल्स दी जाती हैं, कितनी क्वांटिटी उसने डिलीवर करी है और उसका कौन सा ग्रेड है। ये हो जाने के बाद में वो स्क्रीन पर, जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन है, वहाँ पे जाके अपना सेल पोजीशन, एक बेचान का वायदा बिठाता है, जिससे कि भाव भी तय हो जाता है। तो जब ये सेटलमेंट होती है, एक्सपायरी, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी पे जब ये सेटलमेंट होती है, ये जो गुड्स है जिसकी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट दी गई है, ये गुड्स डिलीवर कर दिए जाते हैं सेटलमेंट पर। हमारी ये भी कोशिश होती है कि दर्शकों को हम खेती किसानी से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकें। आज जानकारी कपास के बारे में। Monday.com में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी देश के किसी हिस्से की खेती किसानी की सफल कहानी लेकर। साथ ही बताऊंगी कमोडिटीज के भाव और किसानों के काम की हफ्ते भर की सारी खबरें। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।